हेलो बच्चों, आज मैं हिंदी व्याकरण के चैप्टर सेकंड जिसका नाम था वर्ण विचार, उसमें स्वर वर्ण खत्म कर दिए थे। आज हम लोग चलेंगे व्यंजन वर्ण की ओर। ठीक है। कहा जाता है कि इस चैप्टर से, जो चैप्टर हम अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, वर्ण विचार, वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में हम लोग देखें, वर्ण के भेद देख लिए। ठीक है। एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण, जिसमें स्वर वर्ण आपका कंप्लीट हो चुका, व्यंजन वर्ण बाकी है। इस चैप्टर से करीब करीब, ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग के एग्जाम में आने की संभावना रहती है। आने की संभावना क्या, आती ही रहती है। ठीक है। पिछला बार देखिएगा 2026 का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में करीब करीब इससे 10 क्वेश्चन आया था, जिनका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। ठीक है। और जिन बच्चों का एग्जाम सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उनका क्वेश्चन 7 था। ठीक है। और नहीं तो आप लोग अपना जाकर, ठीक है, जो क्वेश्चन में कहा था उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो चैप्टर हम आप लोग को कंप्लीट कराने जा रहे हैं, ठीक है, ये चैप्टर बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। यहाँ से कम देखिए, एवरेज अगर आप लोग निकालिएगा तो 7 से 8 क्वेश्चन हम फिक्स है कि आप लोग के एग्जाम में आना ही है। तो इस चैप्टर को बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो इस बार मतलब कि दीजिएगा 2027 में एग्जाम, ठीक है, वो इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। और जो 9th में, वो भी थोड़ा सा अपना ध्यान दे सकते हैं। चलिए, तो इसमें हम बोले आप लोग को कि स्वर वर्ण कंप्लीट हो चुका। आज चलेंगे हम लोग व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण समझ लीजिए, व्यंजन वर्ण होता क्या था। स्वर वर्ण की परिभाषा था कि स्वर वर्ण एक ऐसा वर्ण है, ठीक है, जिसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। बट लेकिन यहाँ पे देखिए, व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण को किसी का सहायता चाहिए। ठीक है। वो किसका सहायता चाहिए, तो एक स्वर वर्ण हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी का सहायता लेकर ये व्यंजन वर्ण बोला जाता है। यानी जब तक स्वर वर्ण नहीं होता, तब तक हम लोग व्यंजन वर्ण की कल्पना नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो जब स्वर वर्ण का निर्माण हुआ, तब हम लोग व्यंजन वर्ण की कल्पना किए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वर्ण लिखेंगे, इसका परिभाषा: जिस वर्ण का उच्चारण उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से की जाती है। यानी जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से की जाती है, या होती है, कर दीजिए, हटा दीजिए, सर, की जाती नहीं, होती है, कर दीजिए, होती है। यानी जिस वर्ण का उच्चारण आपका स्वर वर्ण की सहायता से होती है, उस वर्ण को क्या बोलेंगे हम लोग, व्यंजन वर्ण। उस वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे, तो जिस वर्ण का उच्चारण, ठीक है, स्वर्ण वर्ण की सहायता से हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिएगा कौन कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी में, ठीक है, मूल व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। तो देखिए, 33 ये मूल व्यंजन हो गया। ठीक है। अब 33 में कौन कौन सा होगा, याद रखना होगा। ठीक है। का से लेकर आ तक, यानी याद रखना आपको, हिंदी में मूल व्यंजन वर्ण की संख्या कितना हुआ, 33। अब वो कहाँ से शुरू होगा, तक का से लेकर आपका जाएगा ह तक। ये तो देख लिए कि व्यंजन वर्ण किसको कहेंगे। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं, तो लिखेंगे व्यंजन वर्ण के प्रकार। यानी व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। तो आंसर लिखेंगे इसका, व्यंजन वर्ण को, व्यंजन वर्ण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा
गया है। अब वो तीन भाग कौन कौन सा है, ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। सेकंड लिखेंगे हम लोग अंतः अस्थ व्यंजन। और थर्ड लिखेंगे सूक्ष्म व्यंजन। तो यहाँ पे हम आपको बोले थे कि मूल व्यंजन की संख्या कितना होता है, तो मूल व्यंजन वर्ण है, ठीक है, उनकी संख्या कितना हो रहा है आपका 33। तो यहाँ पे भी जो भी देखिएगा स्पर्श व्यंजन में आपका हो जाएगा 25 25, ठीक है, और अंतःस्थ में हो गया आपका 4, और उस व्यंजन में भी हो जाएगा 4। टोटल जोड़िए 25 4 29, 29 4 33। तो जो हम लिखवाए मूल व्यंजन, इसके अलावा भी बहुत सारा और व्यंजन है, ठीक है, जिसमें हो जाएगा संयुक्त व्यंजन हो गया, फिर हिंदी के दो अपने व्यंजन है जिसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तभी इतना आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम चलते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होता है, फिर देखेंगे अंतःस्थ व्यंजन क्या है, फिर उष्म व्यंजन क्या है। चलिए ध्यान दीजिए, अभी हम लोग देखें, ठीक है, कि व्यंजन वर्ण होता क्या है। तो हम लोग देखें कि व्यंजन वर्ण जो स्वर्ण की सहायता से बोला जाता है उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इसके पहले हम स्टार्टिंग में आप लोग को बताएं कि जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट आपको आप लोगों के लिए, ठीक है। बिहार बोर्ड में हर साल इस मतलब कि हर साल इस चैप्टर से, ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन करीब करीब आता है, ठीक है, दोनों शिफ्ट में। यानी एक शिफ्ट में भी देखिएगा तो करीब करीब 8 से 9 क्वेश्चन है ही, और सेकंड शिफ्ट में भी देखिएगा तो 8 से 9 क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे, पहले तो देख लिए कि मतलब व्यंजन वर्ण होता क्या, फिर उसका टाइप देखें। अब एक एक टाइप करके सब टाइप का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो टाइप नंबर 1 आपका क्या था, स्पर्श व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन होता क्या है, इसका नाम में ही छिपा हुआ स्पर्श, यानी वैसा व्यंजन, ठीक है, जिसको बोलने के लिए आपको मुंह के कुछ हिस्सा, ठीक है, उसका संपूर्ण स्पर्श चाहिए, ठीक है, यानी संपूर्ण स्पर्श होगा, ठीक है, तभी वो स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। कहने का मतलब कि जैसे आप प बोलना प, तो पूरा आपका जो लिप्स है दोनों पूरा सटेगा नीचे ऊपर, ठीक है, तो स्पर्श तो हो रहा है लेकिन पूरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो जब पूरा स्पर्श होगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। ऐसे मुंह का कौन कौन सा भाग शामिल होगा वो हम लोग देखेंगे। तो लिखेंगे कि जिस वर्ण के उच्चारण, जिस वर्ण के उच्चारण कंठ, कौमा, तालु, कौमा, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ के स्पर्श से होता है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब ध्यान देना कि जिस वर्ण का उच्चारण, ठीक है, तो जो वर्ण का उच्चारण करने के लिए आपको किसका किसका स्पर्श चाहिए, ठीक है, तो वो कंठ, ठीक है, फिर हो गया तालु हो गया, फिर हो गया आपका मूर्धा हो गया, फिर हो गया दंत हो गया, फिर हो गया आपका ओष्ठ। तो ये 5 ऐसा हिस्सा, ठीक है, जिसका मतलब कि स्पर्श से आप मतलब कि व्यंजन वर्ण को मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। तो जिस मतलब व्यंजन वर्ण को, ठीक है, बोलने के लिए आपको ये 5, ठीक है, मुख्य भागों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। इसकी संख्या होती है, ठीक है, 25। तो लिखेंगे इसकी संख्या 25 होती है। अब देखिए ये जो है स्पर्श व्यंजन ये हमेशा वर्ग में रहता है, ठीक है, 5 5 का वर्ग हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे इसे या इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, भी कहते हैं।
अब ध्यान देना होगा, इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमेशा 5 के वर्ग में ही रहेंगे। क से लेकर अंग तक देखिए तो 5 हो गया, फिर च से लेकर यहाँ तक देखिएगा उसमें 5 हो रहा, तो इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, वर्गीय व्यंजन। इसकी संख्या कितना हो गया, 25। अब 25 कहाँ से होगा, तो लिखेंगे क से लेकर लेकर म तक। अब देखेंगे हम एक एक करके, ठीक है। तो पहला लिखेंगे क, ख, ग, घ, अड़ा। अब देखिए अड़ा में बिंदु यहाँ पड़ता है, एक होता है हिंदी का अपने व्यंजन, उसका बिंदु नीचे आ जाएगा। तो ये का, खा, गा, घा, अड़ा, इसको बोलेंगे हम लोग का वर्ग। क्या बोलेंगे, का वर्ग। तो इसका नाम पे ही इसका नाम पड़ गया, ठीक है, यानी का से शुरू हुआ इसलिए इसको बोलेंगे का वर्ग। इसका जो उच्चारण होगा, ठीक है, तो इसका उच्चारण आपका किससे हो रहा है, कंठ से। किस हो रहा है इसका उच्चारण, कंठ से। फिर देखिएगा च, छ, ज, झ, इया। तो देखिए ये च से शुरू हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, च वर्ग। तो जो जिससे शुरू हो रहा है उसी के नाम पे इसका नाम पड़ रहा है, ठीक है। तो हम सेकंड में क्या लिखवाए थे, तालु। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका, तालु। अब थर्ड देखिएगा, इसमें हो जाएगा आपका ट वर्ग। तो ट से शुरू कीजिएगा, ट, ठ, ड, ढ, तवर्गी न। तो इसको हम लोग बोलेंगे ट वर्ग। क्या बोलेंगे, ट वर्ग। इसका नाम पे ही नाम पड़ रहा है, ठीक है, फर्स्ट लेटर उसी से नाम पड़ रहा है, ट वर्ग। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका, मूर्धा होगा। अब देखिएगा फोर्थ, फोर्थ में क्या आपका हो जाएगा, त, थ, द, ध, न। इसको बोलेंगे त वर्ग, त वर्ग। अब देखिए ता बोलने के लिए आपको दांत की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया आपका, दंत। दंत का मतलब हो गया दांत। अब देखिएगा पा से फिर शुरू करेंगे। तो पा हो गया आपका, हा हो गया, बा हो जाएगा, फिर भा, उसके बाद हो गया आपका माँ। तो देखिए पा फा बा भा, इसको हम बोलने के लिए हम लोग किसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम पड़ जाएगा आपका पा वर्ग, पा से शुरू हो रहा। इसका उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा ओष्ठ, ब्रैकेट में बोलेंगे हम लोग ओठ। चलिए ध्यान दीजिएगा। तक का से लेकर अंग तक किसी भी आपको मतलब कि वर्ण का उच्चारण करना है तो किसका जरूरत पड़ेगा आप लोगों को, कंठ का। च से लेकर यहाँ तक बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको किसका जरूरत पड़ रहा है, तालु का। और ट से लेकर तवर्गी न तक प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आपका चाहिए मूर्धा। तालु के ऊपर वाला जो भाग होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मूर्धा। अब ता से लेकर न तक इसको बोलने के लिए आपको दांत की जरूरत पड़ेगा। अगर दांत नहीं रहेगा तो आप ये मतलब कि ता था दा धा ना ये सब बोल ही नहीं पाइएगा। अब देखिए पा से लेकर मा तक इसको बोलने के लिए आपको किसका जरूरत पड़ रहा है, ओष्ठ का, यानी ओठ। अब ये हो गया आपका कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग समाप्त किए, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन के बारे में बताएं कि वैसा मतलब व्यंजन वर्ण, ठीक है, यानी जो व्यंजन वर्ण, ठीक है, जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ की सहायता से हो रहा था, उसके स्पर्श से हो रहा था, उसे हम लोग बोले स्पर्श व्यंजन। अब देखेंगे इसके बाद सेकंड था अंतःहस्त व्यंजन। अंतःहस्त व्यंजन। अंतःहस्त का मतलब होता है मध्य। तो ध्यान दीजिएगा, अंतःहस्त का मतलब क्या हो गया आपका, मध्य, यानी जिस व्यंजन का, ठीक है, उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे अंतःहस्त व्यंजन। यहाँ पे लिखेंगे कि जिस व्यंजन का उच्चारण, जिस व्यंजन का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य होता है उसे अंतःहस्त व्यंजन कहते
हाँ, अब अंतःस्थ व्यंजन देख लीजिए इसमें कौन कौन सा होगा, ठीक है। उदाहरण देखिएगा, य, र, ल, व, इनकी संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4, इनकी संख्या कितना हो गई, 4। तो याद रखना होगा, ठीक है, कि जिस व्यंजन का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य, ठीक है, यानी जिस व्यंजन वर्ण कर दीजिएगा, जिस व्यंजन वर्ण, यहाँ पे व्यंजन वर्ण छूट गया, ठीक है। तो याद रखना होगा, जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य होता है उसे बोलेंगे अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। इसमें देखिए या, र, ल, व, इनकी संख्या कितना हो गया, 4। अब देखिएगा कि मतलब कि इसका प्रयोग मतलब कि आप लोग कीजिएगा, ठीक है। यानी जब भी बोला जाएगा तो दोनों का स्वर और मतलब कि व्यंजन का मेल होना जरूरी है, यानी दोनों के मध्य में होगा, ठीक है, तभी वो कहलाएगा अंतःस्थ व्यंजन। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है, ये 4, इसी से आप लोग को क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दे देगा, ला दे देगा, बोलेगा इसमें कौन सा व्यंजन है, ठीक है। अंतःस्थ दे देगा आपको, स्वर दे देगा, अच्छा उसमें से कोई 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से देख लीजिएगा जो आपका नाम मैच करेगा वो टिक कर दीजिएगा। अभी हो गया आपका सेकंड, ठीक है, ये सेकंड था आपका अंतःस्थ व्यंजन। अब देखेंगे हम लोग थर्ड, जिसका नाम है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, तो देखिए ऊष्म व्यंजन किसे कहेंगे, ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन मतलब जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण, ठीक है, रगड़ या घर्षण द्वारा उत्पन्न गर्म वायु की सहायता से होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे ऊष्म व्यंजन। अब ध्यान देना होगा इसका डिफिनेशन, ठीक है। तो लिखेंगे जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण रगड़ या घर्षण द्वारा उत्पन्न गर्म वायु से होती है, होती है, यानी जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण, ठीक है, रगड़ या घर्षण द्वारा उत्पन्न गर्म वायु से होती है उसे हम लोग बोलेंगे, उसे उसमें व्यंजन कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल नहीं उदाहरण लिख देते नीचे, ठीक है। उदाहरण देखिए इसका, तो उदाहरण देखिए यहाँ पे हम लोग कहाँ तक आ गए थे, वा तक आ गए हैं, तो वा के बाद 4 चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम मूल व्यंजन आपको कितना बताएं, 33। तो 33 में 25 कंप्लीट हो गया, 4 अभी कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। अब बच रहा है 4, तो 4 किस में आ जाएगा इसमें, तो वा के बाद होगा आपका तालब सा, ठीक है, फिर हो जाएगा मूर्धन्य सा, फिर हो गया ढंटी सा, फिर लास्ट में हो गया हाँ। तो इसकी संख्या कितना हो गया आपका, 4। अब ये आपका मतलब कि व्यंजन वर्ण, ठीक है, का जो उसका मतलब कि जो मुख्य भाग में मतलब उसका जो मुख्य भाग था, ठीक है, 3, जिसमें पहला आपको बताएं स्पर्श व्यंजन, सेकंड आपका हो गया अंतःस्थ व्यंजन और थर्ड हो गया आपका ऊष्म व्यंजन। तो यहाँ से देखिए आप लोग को ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, हार्ड नहीं, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देगा, बोलेगा इसमें कौन सा एग्जाम्पल है आपका जो ऊष्म व्यंजन है, चाहे ऑप्शन दे देगा 4, उसमें बोलेगा चूज करने के लिए कि ऊष्म व्यंजन का कौन सा एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा इतना, ठीक है। अब ये हो गया आपका कंप्लीट। आप चलेंगे, इसके अलावा भी कुछ व्यंजन का भेद होता है जिसमें आपको पढ़ना है संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, तो वो देखेंगे, ठीक है। इतना का सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग, ठीक है, व्यंजन का जो मुख्य रूप से मतलब कि जिसको 3 भागों में बांटा गया, वो मुख्य 3 भागों हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब इसके अलावा भी कुछ व्यंजन के भेद होता है, ठीक है, वो यहाँ पे ध्यान देंगे, जिसमें पहला है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले स्टार बनाकर कि इसके अलावा, इसके अलावा व्यंजन वर्ण के और भी प्रकार
है। जो इसके पहले अभी हम देखे थे, ठीक है, तो उसमें देखें कि व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका हो गया स्पर्श व्यंजन, सेकंड हो गया आपका अंतःस्थ व्यंजन, और थर्ड हो गया था उष्म व्यंजन। वो तीनों के बारे में देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि तीनों के अलावा भी कुछ स्पर्श मतलब कुछ व्यंजन वर्ण की संख्या है, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा, ठीक है। वो कौन कौन सा है, तो सबसे पहला उसमें नंबर 1 में ध्यान दीजिएगा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त या संयुक्ताक्षर व्यंजन। व्यंजन फिर देखेंगे सेकंड, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हम बोलें कि जो व्यंजन अभी हम लोग पढ़े, ठीक है, तो वो तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ व्यंजन है, क्योंकि व्यंजन वर्णों की संख्या वो मात्र 33 नहीं, उसके अलावा भी है कुछ। तो वो कुछ क्या है वो हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लिखवाएं आप लोग को संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन इसका नाम में ही छिपा, ठीक है, कि ये 2 व्यंजन वर्णों के मेल से ही बनेगा, अकेले ये नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम इसी को देखेंगे, संयुक्त व्यंजन को। नंबर 1 लिखेंगे संयुक्त व्यंजन। तो देखिए इसका नाम में ही छिपा हुआ संयुक्त। संयुक्त का मतलब क्या होता है, जोड़, ठीक है, यानी जो 2 व्यंजन के, ठीक है, जुड़ने से निर्माण होता है, ठीक है, उसी को बोलेंगे हम लोग संयुक्त व्यंजन। तो लिखेंगे जिन व्यंजन का निर्माण या गठन, निर्माण या गठन 2 वर्णों के मेल से होती है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए संयुक्त व्यंजन की परिभाषा क्या हुआ, जिन व्यंजन का निर्माण, ठीक है, या गठन 2 वर्णों के मेल से होता है, उसे हम लोग बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। अब इसका उदाहरण देखिएगा, और फिर मेल कैसे हो रहा है वो देखेंगे हम लोग। उदाहरण, उदाहरण में देखिए आप, हा के बाद क्या आता आपका, अच्छा, फिर आता आपका त्रा, फिर क्या आता है, ज्ञा, फिर इसके अलावा एक यूज करते हैं हम लोग श्रा। आप देखिए छा का निर्माण कैसे हो रहा है, त्रा का निर्माण कैसे हो रहा है, ज्ञा का निर्माण कैसे हो गया, और श्रा का निर्माण किस तरह से हो रहा है। तो छा जब बनाना तो आप इसमें जोड़िएगा काल अंत में मूर्धन्य सा जुट रहा है, ठीक है, इसमें 2 को जुड़ा कि नहीं जुड़ा। सेकंड देखिएगा त्रा, त्रा में आपका ताह अंत में क्या जुड़ रहा है, रा, ये बन गया आपका त्रा। इसमें भी 2 वर्ण आ रहा है आपका, और दोनों क्या है, व्यंजन वर्ण ही है। फिर ज्ञा, ज्ञा में क्या जोड़िएगा, तो जा हलंत प्लस इया, इसमें भी क्या हो गया आपका 2 आया, ज्ञा बन गया। अब श्रा, श्रा में क्या जोड़िएगा, तो श्रा में जोड़ दीजिए आप रा, तो ये बन गया श्रा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से इसका निर्माण हुआ। तो हम बोले कि इसके अलावा भी व्यंजन वर्ण के कुछ प्रकार हैं, ठीक है, उसमें से सबसे पहले देखें हम लोग संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन सेकंड है द्विगुण व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, कि जिन व्यंजन का निर्माण, जिन व्यंजन का निर्माण, ठीक है, या गठन 2 वर्णों के मेल से होती है, 2 वर्णों के मेल से हो रही है, उसे हम क्या बोले, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखें, छा हो गया आपका, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया, सरा। छा का निर्माण किससे होगा, तक्का से और मूर्धन्य से। दो व्यंजन आ रहा। फिर देखिए त्रा, त्रा का निर्माण ताहलंत प्लस रा, ठीक है, त्रा बना। फिर देखिएगा ज्ञा, तो ज्ञा का उच्चारण किस हो रहा है, जा प्लस यहाँ ज्ञा हो गया। सरा का निर्माण सा प्लस रा से। तो एग्जाम में देख सकता है, क्वेश्चन देगा यहाँ पे, ठीक है, बोलेगा काहलंत प्लस सा क्या बनेगा, तो यहाँ पे दे देगा ऑप्शन 4, उसमें से देखिएगा जो आपको मतलब कि लगेगा सही वो टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखेंगे आगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग देखें संयुक्त व्यंजन। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, अब देखिए द्विगुण व्यंजन होता क्या है। तो द्विगुण व्यंजन में देखेंगे हम लोग 2 गो, ठीक है, वर्ण है,
एक आपका ये हो गया अड़ा जैसा रहता है, ठीक है, और फिर एगो हो गया अढ़ा। तो लिखेंगे, ठीक है, अड़ा और अढ़ा को द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ये दोनों हिंदी के अपने व्यंजन हैं। तो ध्यान दोनों का द्विगुण व्यंजन में कोई खास नहीं, ठीक है। एक हो गया आपका अड़ा जैसा रहता है, ठीक है, एक हो गया अड़ा जैसा। तो याद रखना होगा द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन इसको क्यों बोला गया, क्योंकि दोनों का गुण है, ठीक है। एक दिखने में आपको लगेगा अड़ा जैसा, ठीक है, और दूसरा दिखने में लग रहा है ढा जैसा, लेकिन ये दोनों मतलब दोनों का यूज अलग है, ठीक है। ढा और अड़ा से बिल्कुल अलग है, इसीलिए इन्हें बोला गया द्विगुण व्यंजन। इसको हम शुरू में बताए थे आप लोग को, ये हिंदी के अपने व्यंजन भी हैं। इनका प्रयोग होता कहाँ, ये ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे इनका प्रयोग किसी शब्द के बीच में या उस शब्द के अंत में होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि इनका प्रयोग, ठीक है, किसी शब्द के बीच में या उस शब्द के अंत में होता है। किसका, द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन का जब भी आप प्रयोग करिएगा तो ध्यान देना होगा ये शब्द का अंत में आएंगे या तो उसके बीच में आएंगे। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल, पढ़ना, बढ़ना। तो देखिए यहाँ पे बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब देखिए लास्ट में कैसे आएंगे वो ध्यान देना होगा आपका। फिर इसमें देखिएगा सड़क हो जाएगा आपका, सड़क। अब देखिए इसमें हो गया बाढ़, फिर हो गया आपका सुखाड़, हथकड़ी। तो देखिए दो एग्जाम्पल दिए हैं, पहला पढ़ना, दूसरा बढ़ना, ठीक है, फिर सड़क। तो ये देखिए बीच में आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, बीच में आ रहा है। तो हम बोले इसमें क्या, किसका जब भी प्रयोग करिएगा या तो बीच में कीजिएगा या तो अंत में। सेकंड जो एग्जाम्पल दिए इसमें देखिएगा बाढ़ लास्ट में आ रहा है, ठीक है, अड़ा इसमें अड़ा जैसा है, ठीक है, ये भी लास्ट में आ रहा है। यहाँ पे देखिए अड़ा इसमें भी लास्ट में आ रहा है। तो लास्ट में आ रहा है इसीलिए इसको बीच में या लास्ट में आएगा, इसीलिए ये कौन सा व्यंजन हो गया आपका, द्विगुण व्यंजन। अब देखिए आपका व्यंजन, ठीक है, अभी तो समाप्त नहीं हुआ ये चैप्टर, ठीक है, इसके बाद भी अभी बहुत कुछ बाकी है। इसके बाद देखेंगे हम लोग उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान पे भी उसके आधार पर भी व्यंजन वर्ण को बांटा गया, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग सबसे पहले उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। चलिए ध्यान दीजिएगा उच्चारण स्थान, ठीक है। तभी हम लोग पढ़े व्यंजन वर्ण के भेद, ठीक है, उसमें उसका मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, वो देख चुके हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा भी कुछ भाग था उसका, वो भी देख चुके हैं। अब हम लोग देखें उच्चारण स्थान, क्योंकि उच्चारण स्थान के आधार पर भी व्यंजन वर्ण का भेद किया जाता है। तो उच्चारण स्थान होता क्या है वो सबसे पहले समझ लीजिए। तो उच्चारण स्थान में इसके पहले भी बताए आप लोग को, ठीक है, कि किसी भी वर्ण का उच्चारण करने के लिए मुख के जिस भागों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो लिखेंगे किसी भी वर्ण का उच्चारण करने के लिए करने के लिए मुख के जिन भागों मुख के जिन भागों का उपयोग उपयोग होता है वह भाग वह भाग उस वर्ण का
उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान कहलाता है। अब देखिए कि उच्चारण करने के लिए मुख के कौन कौन से भाग की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो लिखेंगे इसकी संख्या, ये इनकी संख्या 6 होती है, 6 होती है। वो 6 कौन कौन सा है, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 में हो जाएगा आपका कंठ, फिर सेकंड में हो गया आपका तालु, थर्ड में हो गया आपका मूर्धा, फिर नंबर 4 में हो जाएगा आपका दंत, जिसको बोलते हैं हम लोग दांत। नंबर 5 में हो जाएगा आपका ओष्ठ, जिसको बोलेंगे ओठ। और 6 में आपका हो जाता है नासिका। नासिका कहने का मतलब आपका नाक, ठीक है। तो किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान, ठीक है, यही 6 हिस्सा है, ठीक है, जिसकी सहायता से मतलब कि वर्णों का उच्चारण होता है। तो याद रखना हो कि उच्चारण स्थान कौन कौन से है, ठीक है। तो वो हो गया आपका कंठ हो जाएगा, फिर तालु हो गया, उसके बाद मूर्धा हो गया, फिर दंत हो गया, ओष्ठ हो गया और नासिका। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखेंगे आगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखें उच्चारण स्थान। अब देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर भी वर्णों का भेद किया गया है। तो नंबर 1 देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग देंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद डैश। अब उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के बहुत सारा भेद है, ठीक है, कम से कम 8 या 9 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 हम लोग देखेंगे कंठ वर्ण। नंबर 1 कंठ वर्ण। कंठ वर्ण, तो कंठ वर्ण किसको कहेंगे, तो लिखेंगे जिस वर्ण का उच्चारण उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठ वर्ण कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कि कंठ वर्ण, ठीक है, कि जिस वर्ण का उच्चारण, ठीक है, कंठ की सहायता से हो रहा है, यानी बोलने में आपका कंठ इस्तेमाल हो रहा है, तो समझिएगा वो कौन सा वर्ण होगा, आपका कंठ वर्ण। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, उदाहरण। तो सबसे पहले अभी हम आपको लिखवाए थे का वर्ग, ठीक है, का वर्ग, इसमें हो जाएगा का, ख, ग, घ और आपका हो गया अंगा, ये आड़ा बोल सकते हैं। अब इसके अलावा आपका हो गया आ, आ, फिर कॉमन लिखेगा, विसर्ग हो जाएगा तथा हाँ। अब देखिए तो इतना सारा जो भी लिखे हम आपको, ठीक है, का वर्ग का, खा, ग, घ, अड़ा हो गया, फिर हो गया विसर्ग और हा। अब विसर्ग देखिए, विसर्ग में बोलने के लिए आप हा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो हा का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हा और विसर्ग दोनों शामिल हो गया। तो ये सब बोलने के लिए आपको किसका जरूरत पड़ेगा, कंठ का, ठीक है। तो जब आप कंठ की सहायता से जो वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं वो वर्ण आपका कहलाएगा कंठ वर्ण। आप देखेंगे सेकंड हम लोग तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण, तो तालव्य वर्ण में क्या होगा, तो लिखेंगे जिस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है उसे तालव्य वर्ण कहते हैं।
यानी इसमें ढूंढना, ठीक है, कि जिस वर्ण का उच्चारण आपका तालु की सहायता से होता है, ठीक है, या तालु से होता है, उस वर्ण को बोलेंगे हम लोग तालव्य वर्ण। तो उसे तालव्य वर्ण कहते हैं। उदाहरण देखिएगा इसका, तो तालु में हम अभी एग्जाम्पल आप लोग को लिखवाए थे, ठीक है, कि च वर्ग में जितना सारा शब्द का उच्चारण क्या है आपका, तालु ही है, ठीक है। तो लिखेंगे च वर्ग, च वर्ग, च वर्ग में कौन कौन सा आएगा, च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ और इया। इसके अलावा देखिए, तो उसमें आ आया था, अब आएगा आपका हर्षई और दीर्घई। इसके अलावा और क्या आएगा आपका, तो इसके अलावा आएगा या तथा सा, तलबी सा। ये देख लीजिए, आपका पहले हो गया कंठ वर्ण, सेकंड हो गया तालव्य वर्ण। तो जिस वर्ण का उच्चारण कंठ से हो रहा था, ठीक है, वो हो गया आपका कंठ वर्ण। कंठ वर्ण में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, ठीक है, तो क वर्ग पूरा आ गया, उसके अलावा आ गया, आ गया, फिर विसर्ग आ गया और हाँ। फिर सेकंड हम लोग देखें तालव्य वर्ण। तो तालव्य वर्ण किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे जिस वर्ण का उच्चारण तालु से हो रहा है, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण का एग्जाम्पल, तो च वर्ग का जितना सारा, ठीक है, वर्ण वो पूरा आ गया। उसके अलावा हो गया हर्षई, दीर्घई। इसके अलावा आपका हो गया या और सा। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। अब ये वीडियो देखिएगा, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि उन सभी बच्चों के लिए जरूरी है जो इस बार मतलब नेक्स्ट ईयर टारगेट बोर्ड, मतलब कि जो जिनका बोर्ड टारगेट है, ठीक है, वो एग्जाम देना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, उनके लिए ये चैप्टर बहुत जरूरी है। क्योंकि इस चैप्टर से कहा जाता है हर साल 8 से 10 क्वेश्चन फिक्स है, चाहे वो शिफ्ट आपका कोई भी हो, फर्स्ट हो या सेकेंड। तो तैयारी अच्छा से कीजिए। थैंक यू।